नमस्कार, सिटी फोकस में आप सभी का स्वागत है। क्या आप बार बार ट्रैफिक उल्लंघन कर रहे हैं? पेंडिंग चालान का भुगतान समय पर नहीं हो रहा है, लेकिन शहर की ट्रैफिक पुलिस ने आप पर फोकस किया है। 3 महीने के भीतर बिना जुर्माना चुकाए बार बार ट्रैफिक उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की कई अहम धाराओं का इस्तेमाल होने जा रहा है। इस हद तक कि वे यातायात उल्लंघन के लिए दोहरा जुर्माना लगाने जा रहे हैं। शहर में ट्रैफिक उल्लंघन करने के अलावा हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस बिना ई चालान के घूमने वालों को बड़ा झटका देने वाली है। बार बार उल्लंघन करने और 3 महीने के भीतर जुर्माना नहीं भरने वालों से भारी जुर्माना वसूला जाएगा। यह प्रक्रिया जहां बिना हेलमेट के यात्रा करना, गलत साइड से गाड़ी चलाना, अवैध पार्किंग, सिग्नल जंपिंग, सेलफोन ड्राइविंग, ओवरलोडिंग आदि उल्लंघनों के लिए लागू होगी। वही शहर के यातायात विभाग ने इस संबंध में एक प्रारंभिक अभ्यास पहले ही शुरू कर दिया है। वर्तमान में बिना हेलमेट के सवारी करने वाले दोपहिए वाहन चालकों पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। बहुत से लोग इस तरह जारी किए जा रहे ई चालान का भुगतान नहीं करते हैं। अब से यदि ई चालान जारी होने की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर ई चालान का भुगतान नहीं किया जाता है तो जुर्माना बढ़ा दिया जाएगा। दूसरी बार 200 और तीसरी बार 600। अगर जुर्माना भर दिया जाता है तो यह 100 रुपये ही होगा। इतना ही नहीं, कुछ और गंभीर उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। गलत साइड से वाहन चलाने पर दोपहिया व ऑटो पर 200, 600, 800 रुपये का जुर्माना लगेगा। हल्के व भारी वाहनों के लिए 1000, 1500, 2000 रुपये की दर से ई चालान जारी किया जाएगा। साथ ही दोपहिए और ऑटो को अवैध रूप से पार्क करने पर 200 रुपये और वाहन से थाने जाने पर 350 रुपये वसूले जाएंगे। हल्के और भारी वाहनों के लिए क्रमशः 1000 से 1200 और 1700 का जुर्माना लगाया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने इस नीति के लिए जुर्माना नहीं बढ़ाया। मोटर वाहन अधिनियम की प्रमुख धाराओं का उपयोग किया जाता है। इसके लिए एक बड़ा अध्ययन किया गया। गलत साइड ड्राइविंग और खतरनाक ड्राइविंग जैसे विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग जुर्माना है। वही एमवी एक्ट कहता है कि एक बार जारी किए गए चालान का निर्धारित समय के भीतर भुगतान नहीं करने पर यह आदेश की अवमानना के दायरे में आएगा और 500 का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे कई प्रमुख वर्गों का अब तक उपयोग नहीं किया गया है। मोटर चालकों के बीच अनुशासन बढ़ाने और ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए इसका उपयोग करने का निर्णय लिया गया है। यह नीति बिना हेलमेट, गलत साइड ड्राइविंग, अवैध पार्किंग के साथ साथ सिग्नल जंपिंग, सेलफोन ड्राइविंग, ओवरलोडिंग आदि जैसे उल्लंघनों पर लागू होती है। कोई भी उल्लंघन जिससे जीवन की हानि होती है और दूसरों को परेशानी होती है, ऐसे चीज़ों के लिए उपयोग किया जाता है। ट्रैफिक पुलिस का सुझाव है कि भविष्य में ट्रैफिक लोक अदालतों नहीं होंगी और सभी को समय समय पर ई चालान का भुगतान करना चाहिए। क्या देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं में वृद्धि हुई है? तो इसका उत्तर हाँ है। यह भी सुनने में आ रहा है कि उन्हें विदेश से धन प्राप्त हो रहा है। इसके साथ देश में आतंकी साजिशों को खत्म करने वाले संगठन मैदान में उतर आए हैं। सांप्रदायिक नफरत फैलाने वालों पर नकेल कसने के उद्देश्य से तलाशी तेज कर दी गई है। पीएफआई देश में क्या कर रहा है? उन्हें विदेशों से फंड क्यों मिल रहा है? अब वही सवाल एनआईए के इर्द गिर्द घूम रहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने विदेशों से धन प्राप्त करके देश में धार्मिक घृणा भड़काने के आरोपी का एक
चरमपंथी इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर जासूसी की है। देश भर में संगठन के कार्यालयों और सदस्यों के आवासों पर अन्य केंद्रीय एजेंसियों द्वारा एक साथ छापे मारे गए। 15 राज्यों के 93 इलाकों में 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बाईस को केरल में गिरफ्तार किया गया, जहां पीएफआई का प्रभाव अधिक है। इनमें पीएफआई के चेयरमैन ओएमए सलाम भी शामिल हैं। केरल के बाद सबसे अधिक गिरफ्तारियां महाराष्ट्र 20, कर्नाटका 20, तमिलनाडु 10, असम 9, उत्तर प्रदेश 8, आंध्र प्रदेश 4, तेलंगाना 1, मध्य प्रदेश 4, पुडुचेरी 3, दिल्ली 3 और राजस्थान 2 में हुई। अधिकारियों ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर हमले पहले कभी नहीं हुए और देश में ऐसा पहली बार हुआ है। ऐसा लगता है कि इन निरीक्षणों में कुल 300 अधिकारियों ने भाग लिया। हैदराबाद के चंद्रायनगुट्टा स्क्वायर के पास फारूक-ए-आजम मस्जिद के बगल में बनी बिल्डिंग में गुरुवार तड़के करीब 3 से 4 बजे एनआईए की टीम पीएफआई ऑफिस पहुंची। रैपिड एक्शन फोर्स और स्थानीय पुलिस ने तलाशी ली। बताया गया है कि इस इमारत में डिजिटल उपकरणों के साथ कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं, जिसे पीएफआई का राज्य मुख्यालय कहा जाता है। उसके बाद उन्होंने सील लगाकर कार्यालय में नोटिस लगा दिया। बताया जाता है कि पीएफआई गतिविधियों के नाम पर निजामाबाद में सांप्रदायिक द्वेष भड़काने के नाम पर दर्ज एक मामले की जांच के तहत ताज़ा छापेमारी की गई। यह स्पष्ट किया गया है कि कार्यालय खोलने से पहले भवन स्वामी को नामपल्ली स्थित एनआईए विशेष न्यायालय या माधापुर स्थित एनआईए कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। बताया गया है कि एनआईए और ईडी के अधिकारी इन छापेमारी में मुख्य रूप से पीएफआई के वित्तीय स्रोतों पर ध्यान दे रहे हैं। इसके एक हिस्से के रूप में एनआईए और ईडी के अधिकारियों ने उन लोगों के घरों और कार्यालयों पर संयुक्त छापे मारे जो आतंकवादियों को धन मुहैया करा रहे थे, प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रहे थे और नागरिकों को प्रतिबंधित संगठनों में शामिल होने के लिए उकसा रहे थे। अपनी स्थापना के बाद से 2006 में केरल में स्थापित पीएफआई पर कई आरोप लगे हैं। संगठन के खिलाफ विभिन्न राज्यों में कई मामले भी दर्ज है। एनआईए के साथ ईडी भी पीएफआई की गतिविधियों की जांच कर रही है। ईडी पहले ही वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में फर्म के खिलाफ लखनऊ अदालत में 2 आरोप पत्र दाखिल कर चुका है। नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ देशव्यापी विरोध के साथ साथ इस संगठन की 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे इसकी भूमिका के लिए भी जांच की जा रही है। ये पूरा ऑपरेशन अमित शाह की नज़र में हो रहा है। अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, गृह सचिव अजय भल्ला, एनआईए महानिदेशक दिनकर गुप्ता और अन्य के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। उधर पीएफआई ने केंद्रीय संस्थानों के हमले की निंदा की है। इसके विरोध में शुक्रवार को पूरे केरल में हड़ताल का आह्वान किया गया। वहीं विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने युवाओं से संयम बरतने की अपील की है। एनआईए ने जांच के बाद गुरुवार रात एक बयान जारी किया कि पीएफआई ने अपनी हिंसक गतिविधियों से लोगों को आतंकित किया है। इसमें कहा गया है कि एक कॉलेज के प्रोफेसर का हाथ काट दिया गया, दूसरे धर्मों के लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। एनआईए के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि तलाशी के दौरान दस्तावेज और डिजिटल उपकरण मिले, जिससे साबित हुआ कि संगठन ने कई अपराध किए हैं।
ये नए अधिकारियों को मिले सबूतों से यह जानना दिलचस्प हो गया है कि धार्मिक नफरत फैलाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। लोगों में इस बात को लेकर दहशत शुरू हो गई है कि इनमें आतंकी संगठनों से है। शहर में दिन ब दिन प्रदूषण स्मॉग की चपेट में आ रहा है। तकनीकी बढ़ने के बावजूद जो कुछ थोड़ा प्रदूषण बढ़ा है वह भी उसी दर से बढ़ रहा है। यहाँ तक कि जब लोग वायु प्रदूषण से पीड़ित हैं तब भी यह दुष्प्रचार किया जाता है कि सरकार और अधिकारी कछुआ गति से काम कर रहे हैं। प्रदूषण की समस्या से निजात पाने के लिए क्या करना चाहिए? इस समस्या को हल करने के लिए क्या है कारगर तरीके? आइए जानते हैं। हैदराबाद में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे शहर में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, केंद्र सरकार ने हैदराबाद में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए नवंबर 2020 में 117 करोड़ रुपए जारी किए हैं। तेलंगाना सरकार ने उन्हें ऐसे उपकरणों पर खर्च किया है जो बताते हैं कि वहाँ कितना वायु प्रदूषण है, लेकिन आरोप है कि प्रदूषण कम करने के उपायों का जिक्र कहीं नहीं किया गया। कई विशेषज्ञों ने कई बार निष्कर्ष निकाला है कि शहर के लोग लगातार सर्दी और खांसी जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं। इसका कारण हवा में धूल और गंदगी के साथ वाहनों से निकलने वाली खतरनाक गैस है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस प्रदूषण से कैंसर की बीमारियां बढ़ने की आशंका है। परिवहन के कारण बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विशेषज्ञ वाहन ईंधन में बदलाव का सुझाव देते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ाने की इच्छा है। कई लोग यह राय व्यक्त कर रहे हैं कि लोगों को अपने निजी वाहनों को कम करना चाहिए और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बढ़ाना चाहिए। रिसर्च से पता चला है कि हैदराबाद शहर में बारिश के पानी के साथ धूल और सीसा, लेड जैसे प्रदूषकों के कारण भूजल में सीसा जैसे अवशेष बढ़ रहे हैं। सरकार से मांग आ रही है कि उन्हें कम करने पर ध्यान दिया जाए। कोयला, डीजल, पेट्रोल और अन्य ईंधन को जलने के काम करने के प्रयास किए जाए। थर्मल पावर स्टेशन बंद होने चाहिए। लोगों को भी प्रदूषण मुक्त जीवन शैली अपनानी चाहिए। पर्यावरण के अनुकूल सरकार की नीतियों को अपनाना चाहिए। वर्ष 2005 में हैदराबाद जिले में प्रति 1000 लोगों पर 278 वाहन थे, लेकिन वर्ष 2016 तक पर्यावरण संरक्षण और प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान के आंकड़ों के अनुसार यह संख्या बढ़कर 660 हो गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मार्च 2014 तक हैदराबाद जिले में 21.75 लाख वाहन थे और मार्च 2018 तक यह संख्या 29.09 लाख तक पहुंच गई है। पता चला है कि इसमें और भी बाइक्स है। वर्ष 2014 में जहां 15.89 लाख बाइक थी, वहीं वर्ष 2018 तक यह संख्या बढ़कर 21.35 लाख हो गई है। वाहनों से होने वाली वायु प्रदूषण का सामाजिक और आर्थिक प्रणालियों के साथ स्वास्थ्य स्थितियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह पर्यावरण में अत्यधिक परिणाम की ओर जाता है। गर्मी बढ़ जाती है। इसके साथ ही अन्य कारणों से आने वाली गर्मी जीवन यापन की दशाओं को दयनीय बना देती है। हवाओं में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। प्रदूषण को सोखने की प्रकृति की क्षमता भी कम होती जा रही है। जैसे ही बिजली कम हो जाती है, एक प्रदूषण भार पैदा हो जाता है जिसे पिछले मैचों के जलने पर भी कायम नहीं रखा जा सकता। पहले से ही पक्षी और अन्य जीव खतरे में हैं। कुछ प्रजातियों तो विलुप्त भी हो चुकी है।
मानवता बीमार हो रही है। छोटे बच्चों को असाध्य रोग हो रहे हैं। प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। यदि तत्काल निवारक उपाय नहीं किए गए तो भविष्य में एक अप्रत्याशित खतरा होना तय है। पिछले 20 वर्षों में शहर में धूल और धूलिकणों की तीव्रता 5 गुना बढ़ गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि वाहनों की वृद्धि मुख्य कारण है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि जैसी हरी गैस के लिए कुल मात्रा का 57% वाहनों से उत्सर्जित होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषणकारी उत्सर्जन की तीव्रता पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ गई है। सीपीसीबी के एक अध्ययन में कहा गया है कि वर्ष 2025 तक शहर में वाहनों की आवाजाही मौजूदा स्तर में से 69% और बढ़ जाएगी। मुस्कान योजना बच्चों के अस्पतालों में गुणवत्ता मानकों में सुधार लाने और नवजात शिशुओं, 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। राज्य के सभी नवजात शिशु देखभाल केंद्र एसएनसीयू, पोषण पुनर्वास केंद्र एनआरसी, बच्चों के ओपी और आईपी अस्पताल इसके अंतर्गत आते हैं। बच्चों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने वाले अस्पतालों को 3 साल की अवधि के लिए मुस्कान प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाता है। ये अस्पताल बच्चों के अनुकूल वातावरण में चिकित्सा
तो यह था आज का सिटी फोकस। कल के सिटी फोकस के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।